नमस्कार दोस्तों। मैकेनिक्स के मशीन वाले टॉपिक को लेक्चर को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कुछ मशीनें पढ़ चुके थे, कुछ मशीनें हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सिलेबस आप देखते आ रहे होंगे, फिर से देख लीजिए। ये सब हो चुका था ना, ये सब क्वेश्चन में करा चुका था आपको सारा, ये सब भी बता चुका था। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली हम लोगों ने पढ़ा, तो इस पुली में बेसिकली हमने यही पढ़ा कि इसका अगर पुली का डायमीटर इतना इतना हो तो कितना प्रयास लगा के कितना भार उठाया जा सकता है। वो बेसिकली अगर वेलोसिटी रेशियो पता चल जाता है तो बाकी चीजें आराम से निकल जाएंगी। वेलोसिटी रेशियो ही इसका अगर निकाल लेते हैं लोग तो बाकी चीजें आसानी से निकल जाएंगी। ये वेलोसिटी रेशियो शुरू से चला आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो याद करिए, शुरू से चला आ रहा है और वो निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। यानी इसका भी हम लोग अंततः वेलोसिटी रेशियो निकाले हैं, तो वेलोसिटी रेशियो हम लोग का आया है 2r1/r1 - r2। और वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होते हैं ओनली इन केस ऑफ आइडियल मशीन और द मशीन विच हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये फार्मूला इसके लिए है वेलोसिटी रेशियो का। व्हील एंड एक्सल के लिए जब फार्मूला निकाला गया तो वो d/d आया। इसी तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का फार्मूला निकाला तो आपका फार्मूला ये आ गया। तो इस तरीके से जितनी मशीनें हैं सबका वेलोसिटी रेशियो ही मेनली मायने रखता है। तो इसी प्रकार से ये वाला भी हमने मशीन देखा था इसका कि आपका वर्म एंड वर्म स्क्रू जो होता है या वर्म एंड वर्म व्हील जो होता है, इसका हमने देखा था कि भार को उठाने के लिए इसको कैसे चलना पड़ेगा। उस फॉर्म में उसका फॉर्मूला जो निकल के आया हमारे पास वो ये आया था RT/R करके, यानी मैकेनिकल एडवांटेज या फिर ये। अब यहाँ कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, तो सब इसमें आपको बताया गया है। इसमें कैपिटल आर क्या है, वो हत्थे की लंबाई है। स्मॉल आर जो है वो यहाँ से यहाँ तक इस ड्रम की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट में आ गया। तो अब इसके बाद वाली एक मशीन है स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक क्या होता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसमें, गाड़ी मोटर कहीं पर खराब हो जाती है अचानक आपकी, तो उसको क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है अपने जगह से ताकि टायर वगैरह बदल पाए, तो इसके लिए स्क्रू जैक का प्रयोग होता है। अब इस देखिए यहाँ लिखा भी है कि इस लोड बहुत ज्यादा मान को थोड़ी दूरी तक, यानी ये मशीन स्क्रू जैक जो होती है वो बहुत ज्यादा लोड हो और उसको थोड़ी दूर तक उठाना हो, मतलब हल्का सा उठाना हो, तब इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर गाड़ियों के पहिए बदलने के लिए उन्हें उठाने में किया जाता है। अब ये होते हैं दो तरह के, एक सिंपल स्क्रू जैक होता है, एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता है। दोनों में, डिफरेंशियल में जाहिर सी बात है दो अलग अलग डाया बने रहेंगे। अब सिंपल स्क्रू जैक का फोटो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ये तो बहुत ईजी है। आप यहाँ पर देखिए एक हैंडल लगा रहता है, हैंडल को घुमाते हैं ऐसे चारों तरफ तो ये इसमें से खुलता है। अब यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी का पहिया है या गाड़ी पूरी रखी गई है, अगर हैंडल को आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पूरा राउंड करेंगे तो ये बाहर धीरे धीरे ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कसता जाता है। तो इसका मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, सरल स्क्रू जैक का। इसमें नट ऊपर नीचे हो रहा है और जैसे आप घुमाएंगे नट ऊपर नीचे होगा। अब मान लीजिए एक राउंड आप जब इसको पूरा घुमाते हैं तो इधर से ये एक पिच ऊपर नीचे होगा। तो ये बहुत सिंपल है, एक राउंड रोटेट किया आपने ऐसे, तो आपने कितना, अगर इसकी लंबाई देखिए यहां से यहां तक हत्थे के इसके सेंटर से इसकी लंबाई बोला है यहां से यहां तक कि R है। अगर ये R है तो एक चक्कर में प्रयास P कितना लगेगा, जाहिर सी बात है P अगर एक चक्कर लगाता है तो प्रयास P में द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी यहां से लगाए और वापस ले आके यहीं छोड़े तो R त्रिज्या यदि है तो 2πr के बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगी। अब प्रयास द्वारा जब चली गई दूरी इतनी है तो ये एक पिच ऊपर उठ जा रहा है। जब ये एक चक्कर लगाता है तो ये एक पिच ऊपर उठता है, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2πr और भार द्वारा चली गई दूरी इसके पिच के बराबर हो गई P। तो कुछ कहना ही नहीं है कि पिच P हो तो आपका जो इसका वेगानुपात होगा वो होगा 2πr प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी स्मॉल p। ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका है यहाँ पे देखिए 2πr/p। अब इसी को आपको देखिए पूरा ध्यान से, यहां से शुरू हुआ है सिंपल स्क्रू जैक, लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए डायग्राम रट के खाली रहिएगा कि क्या क्या है। मेन चीजें डायग्राम में दिखानी होती हैं। डायग्राम में जो मुख्य चीज है, जो जरूरत की है, वो आपको दिखानी पड़ती है। अब बॉडी में चूड़ियां काट कर ये पूरा बताया गया है। अब माना गया कि हैंडल की लंबाई R है, चूड़ी का पिच P है, हैंडल के एक चक्कर में, ये सब पूरा बताया गया है। इसको पूरा आराम से पढ़ेंगे तो अंत में प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी,
प्रयास चला 2 पाई आर और भार चला स्मॉल पी, यानी आपका मैकेनिकल एडवांटेज और बी आर दोनों का फॉर्मूला आ गया। अब यही डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता है, तो इसमें देखिए नीचे आर के बराबर ऐसे लगा हुआ है। जब इसमें क्या होता है, दो चूड़ियां, एक अंदर नट और चूड़ी है जो इसके अंदर कसी जा रही है। जब इसको आप नीचे से घुमाएंगे तो ये इसको कसता है पूरा और इसके ऊपर चढ़ता है। समझ रहे हैं नहीं बात को? ये जब कसता है इसके ऊपर तो ये चढ़ता है और बाहर नीचे या ऊपर कर सकते हैं आप यहां से। तो इसमें कह रहा है कि चित्रानुसार इस मशीन में 2 स्क्रू होते हैं। बड़े स्क्रू ए के अंदर, नीचे देखिए बड़ा सा स्क्रू है और उस स्क्रू के अंदर खोखला होता है अंदर से, उसके अंदर चूड़ियां कटी होती है। मतलब इस बड़े स्क्रू के अंदर भी चूड़ियां कटी होती हैं, जिन पर कम व्यास वाला स्क्रू बी ऊपर या नीचे एक्सियल एक्शन में चलता है। स्क्रू बी पर ही भार रखा जाता है। ठीक, अब स्क्रू ए व बी बाह्य चूड़ियां एक ही दिशा में होती हैं, अतः जब स्क्रू ए घूमकर ऊपर उठेगा तो स्क्रू बी उसके अंदर नीचे जाए। यानी हम लोग जब इसको ऐसे घुमाएंगे स्क्रू ए को तो स्क्रू बी उसके अंदर जाने लगेगा। ये व्यवस्था इसके अंदर, खोलेंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे करेंगे तो अंदर जाएगा। अब ऐसी स्थिति में माना हैंडल की लंबाई यदि आर हो, अब बड़े स्क्रू की पिच जो है वो पीए है, छोटे स्क्रू की पिच पीबी है। पिच का मतलब समझते हैं, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी है, जो चूड़ी कटी है ना, इसी को बोलते हैं पिच, अंतराल। पिच मतलब बेसिकली अंतराल होता है। पिच इज जनरलाइज्ड टर्म, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर, तो इस वाले का पिच जो माना गया है, इस वाले का पिच माना गया है पीए, यहां से यहां तक जो बड़ा है पीए, और इसका माना गया है पीबी पिच, ठीक है ना, ये माना गया है। तो पीबी, स्क्रू ए को हैंडल द्वारा एक चक्कर घुमाने पर प्रयास पी कितना चलेगा? तो जब यहां से यहां तक की त्रिज्या आर है और एक चक्कर घुमाएंगे तो 2 पाई आर के बराबर चलेगा। प्रयास पी 2 पाई आर चलेगा, तो 2 पाई आर चलेगा। अब कह रहा है कि एक चक्कर घूमने पर बड़ा स्क्रू ए पीए दूरी ऊपर उठेगा। जाहिर सी बात है, जब एक चक्कर घुमाएंगे तो अपनी पिच के बराबर ऊपर उठेगा। तथा छोटा स्क्रू बी, अच्छा जब ये आप इसको ऐसे घुमा रहे होंगे तो ये इस मशीन में ऊपर चढ़ा, लेकिन थोड़ा सा पीबी नीचे भी आ गया। मतलब देखिए ये भार, देखिए अगर ये नहीं रहता, पूरा सॉलिड रहता, तो हम इसको एक चक्कर ऐसे घुमाते और पूरा का पूरा ये इस पे चढ़ करके ऊपर उठ जाता, तो वो सिंपल स्क्रू जैक हो गया। लेकिन जब आप इसको एक चक्कर घुमा रहे होंगे तो इसमें ये कस आ करके ऊपर तो उठेगा, लेकिन पीबी थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा, मतलब एक पिच इसके अंदर घुस जाएगी। अब इसकी पिच है बड़ी, इसकी पिच है छोटी, तो जाहिर सी बात है कि जब ये ऊपर गया पीबी या नीचे आ गया पीए गया ऊपर, मतलब एक पिच पीए के बराबर ऊपर, हैंडल घुमाएंगे तो एक पिच पीए ऊपर गया, अब पीबी नीचे आ गया, तो अब पीए गए मतलब ज्यादा, थोड़ा सा नीचे आया तो कुछ ना कुछ तो ऊपर गए। यानी हर एक हैंडल मारने में हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। कितना? तो कहेंगे कि गए ऊपर पीए, नीचे आ गए पीबी, तो जो बचा वही तो हम भार ऊपर उठा। यानी भार कितना दूरी चलेगा? तो पीए चलता, लेकिन पीबी थोड़ा सा नीचे भी कर दिया उसको, क्योंकि इसके अंदर कसा गया। ऐसी स्थिति में ये पीए माइनस पीबी के बराबर ऊपर उठेगा। यानी जब प्रयास चल रहा होगा 2 पाई आर, प्रयास चल रहा होगा 2 पाई आर एक चक्कर, उस समय जो भार उठेगा वो पीए माइनस पीबी के बराबर उठेगा। तो यही हो गया इसका वेलोसिटी रेशियो। सिंपल है, इतना सब कुछ लिखा जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। शॉर्ट का मतलब मैं पूरी बात को जो है तुरंत आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक हैंडल मारे, हम प्रयास को 2 पाई आर घुमाए, तो उस समय भार पीए उठ गया होता, लेकिन चूंकि भार जिस बी दूसरे स्क्रू पे रखा है वो थोड़ा सा अंदर घुस गया, तो पीए माइनस पीबी यानी थोड़ा कम उठा। तो आपके मन में ये सवाल कई बार आ रहा होगा कि सर ये जितने डिफरेंशियल वाले हैं वो कुछ ना कुछ भार को उठने में कमी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करें, क्यों ना उसको हटा दिए होते तो ज्यादा उठ गया होता हमारा भार। तो मैं ये कहूंगा ऐसा मत सोचिएगा। ऐसे सिस्टम में क्या फायदा होता है कि सर एक चक्कर मारे, सिंपल रहता तो ज्यादा उठा होता, ये वाला है तो कम उठा। ऐसे में जानते हैं होता क्या है, आपको कम एफर्ट में ज्यादा लोड उठाने का मौका मिलता है। जितने डिफरेंशियल आपकी मशीनें होंगी जिनमें डिफरेंशियल लगा होगा, उसमें डायमीटर में या फिर चीजों में अंतर होगा, और आपको ज्यादा हैंडल जरूर मारना पड़ेगा, लेकिन कम आयास में आप उसको उठा लेंगे। इसलिए ये फायदेमंद मशीन है। ये तेज नहीं उठाएंगी लोड को, धीरे धीरे उठाएंगी। मतलब सिंपल वाला रहता तो एक चक्कर में ज्यादा उठाता,
इस सेम अगर 2 सेंटीमीटर उठाना हो तो इसका 2-3 चक्कर मारना पड़ेगा, वो एक ही चक्कर में उठा देगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इसका फायदा क्या है, इसमें आपको एफर्ट ज्यादा नहीं डालना पड़ता है, आसानी से उड़ जाता है। तो ये है 2πr अपॉन PA माइनस PB। तो ये सब पूरा समझा करके फाइनली वही आएगा, देखिए यहां आया है 2πr PA माइनस PB, यही चीज यहां पर आएगा। ये पूरा जो मैं बोल रहा हूं वही चीज आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये था दोनों तरह का स्क्रू जैक, एक सिंपल तरह का स्क्रू जैक जो यहाँ पे था, ये सिंपल वाला है जिसमें सीधे चढ़ाना है, और एक आपका डिफरेंशियल वाला है। तो दोनों सिंपल है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब आपका आता है एक विंच तथा क्रैब। विंच और क्रैब क्या होते हैं, ये मशीनें गियर बेस्ड मशीनें होती हैं। गियर बेस्ड का मतलब जिनमें गियर लगे होते हैं उठाने के लिए लोड को। विंच क्या होता है, क्रैब क्या होता है, दोनों का मैकेनिज्म एक ही होता है, बशर्ते इनके लगने की स्थिति अलग अलग होती है। विंच और क्रैब में कहां ये लगे हैं उसकी स्थिति अलग अलग होती है, अदरवाइज इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है वे कहीं होता है। तो ये दोनों ही मशीनें हैंड पावर द्वारा रस्सी आदि की सहायता से चलाई जाने वाली वे व्यक्तियां हैं जो होस्टिंग करने के काम आती है। होस्टिंग का मतलब होता है लिफ्ट उठाना या उत्थापन करना, उनमें एक काम आती है। तो अब इसमें अब क्रैब क्या है, विंच और क्रैब दो चीजें हैं, एक ही जैसे सेम ही है। जब इन युक्तियों को किसी आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक बांधकर प्रयोग किया जाता है तो इन्हें क्रैब कहते हैं। यानी ये मशीनें जो हैं उनको कहीं पर फिक्स कर दिया गया और उससे लोड को उठाया जा रहा, तो उनको क्रैब कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं मशीनों को कहीं रख करके जमीन पर या किसी आधार पर न रख करके क्या किया जाए, किसी क्रेन या डेरिक आदि के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाए, किसी क्रेन वगैरह में लगा दिया गया, तब इन्हीं मशीनों को हम लोग विंच कहते हैं। तो विंच और क्रैब क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, बशर्ते एक अलग से मशीन रखी है ये वाली भार उठाने वाली, तो वो क्रैब है, और यदि इसी मशीन को किसी दूसरे क्रेन आदि के साथ जोड़ दिया गया तो इसको विंच कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन है वो एक ही चीज। अब इसके बारे में समझा जाए तो ये भी दो तरह की होती हैं, मतलब ये मशीनें भी दो तरह की होती हैं। अब एक होता है सिंगल परचेज विंच क्रैब, मतलब जो एक सिंगल गियर वाली होती है उसको बोलते हैं सिंगल परचेज, और दूसरा होता है, देखिए यहाँ पे दोहरी यानी डबल परचेज विंच और क्रैब। दोनों में थोड़ा सा वही बनावट में अंतर है, तो अभी मैं समझा देता हूं। देखिए सिंगल परचेज में ना कह रहा है कि गियरों का एक जोड़ा होता है। गियरों का जोड़ा होने का मतलब दो गियर इसमें लगे रहते हैं, और उसमें बोला गया जिसमें एक पिनियन तथा एक गियर एन होता है जो परस्पर समांतर अक्षों पर दो स्तंभों के बीच लगे रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है गियरों का जोड़ा है और पिनियन एम एक स्पिंडल के ओर लगी होती है, जबकि दूसरी ओर एक हत्था। भी मैं दिखा दे रहा हूं फोटो ही डायरेक्टली आपको, तो फोटो आपके सामने यहां पर रखी गई। देखिए ये एक तो कॉलम है, दो कॉलम है, कॉलम मतलब दो ऐसे स्तंभ है प्रॉपर, बड़े बड़े कॉलम है, और कॉलम में एक स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है कोई धुरा या कोई धुरी या कोई अक्ष, उसको स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल यहां पर इस तरीके से लगी हुई। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, यहां पर एक हैंडल लगी रहती है सिलाई मशीन की तरह। इसको जब ऐसे आप घुमाएंगे हैंडल को इस तरीके से, तो क्या होगा, इस स्पिंडल को भी ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। जब आप हैंडल को ऐसे, जैसे यहाँ हैंडल लगा है, हैंडल यहाँ जुड़ा हुआ है इसके साथ, जब हैंडल को आप पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे, जिस हैंडल की लंबाई एल है, एल लंबाई का मतलब ये एल त्रिज्या में घूमेगा, ये जान लीजिएगा। तो ये हैंडल को जब आप ऐसे करके घुमाते हैं तो उस समय ये स्पिंडल घूमेगी, स्पिंडल घूमेगी तो ये आपको यहां तक जरा दिखेगा, इतने को आप केवल देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन। जब इसको आप साइड से देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक गियर है यहाँ पे, गियर 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 का मतलब देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है इस जगह पे। अगर इसको आप साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मतलब मैं यहां खड़े होकर के ये देख रहा हूं तो एक चक्का यहां लगा हुआ है और एक बड़ा चक्का इसके साथ जुड़ा हुआ है। सामने से देख रहे हैं तो ये इसके दांते दिख रहे हैं, ये दांते दिख रहे हैं पूरे। मतलब अगर इसको देखा जाए तो असल में ये एक बड़ा सा चक्का है और इस पर एक छोटा सा चक्का यहाँ लगा हुआ है। जब आप हैंडल को मारेंगे तो ये छोटा चक्का घूमता है, उसके साथ ये बड़ा चक्का घूमेगा, और बड़ा चक्का जब ऐसे घूमता है तो उस बड़े चक्के के साथ में ये दूसरी स्पिंडल लगी हुई है, या जिसको ड्रम बोलते हैं। ड्रम पर रस्सी लपेट के भार लटका है। जब आप वहां से हैंडल घुमाते हैं तो ये भार धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, क्योंकि रस्सी इस पर लपेटाने लगती है।
समझ में आई कि नहीं बात? वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है, यहां से हैंडल घुमाएंगे, ये गियर, गियर कैसा होता है तो इसको अलग से ऐसे देख लीजिए फ्रंट में। आप बताइए यहां पे हैंडल है, जब ये हैंडल आप घुमाएंगे तो ये गियर इस पर लगा हुआ ऐसे घूमेगा, और गियर घूमेगा तो वो इसको घुमाएगा, तो जब घुमाएगा तो इसके साथ जो ड्रम लगा हुआ है यहाँ पे, ये ड्रम पर रस्सी क्या होगी, लपेटाने लगेगी और बाहर क्या उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका मैकेनिज्म है। ध्यान दीजिएगा आप, गियर शब्द जो होता है, गियर का मतलब एक प्लेट होती है जिस पर दांते कटे होते हैं। ध्यान ये रहे आपको कि ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग गियर बोल रहे हैं, और ये भी एक छोटा गियर होता है जिसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि गियर में एक, कभी भी गियर ना 2-3 गियर एक साथ सिस्टम में लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो 2 अगर गियर हैं तो जो बड़ा गियर है, ठीक, उसको हम लोग गियर, और छोटे गियर को पिनियन बोलते हैं। तो पिनियन बेसिकली कुछ नहीं है, एक छोटा गियर होता है, 2 गियर के जोड़े में एक छोटा गियर जो होता है उसको पिनियन बोलते हैं, आप बड़े वाले को गियर बोलते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पे? तो इस तरह से हैंडल मारा हमने और इस तरीके से ये लोड इस पर ऊपर उठने लगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कहानी कैसे। तो जब एक हैंडल आप मारेंगे तो P बराबर चली गई दूरी, यानी हत्थे को घुमाने में अगर L यहाँ पे हत्थे की लंबाई है, तो ये जब हत्था ऐसे गोल गोल राउंड लगाएगा तो एक राउंड में कितना, तो कहेंगे 2 पाई और L। कई लोगों को अभी तक यही नहीं समझ में आया, बार बार ये कहां से लिख देना, अरे परिधि का फार्मूला है भाई, किसी आर रेडियस पे किसी चीज को घुमाओगे, ऐसे राउंड मारोगे तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर। आर की जगह यहाँ पे इसकी त्रिज्या या इसकी लंबाई हैंडल की L है, तो 2 पाई L प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, उस समय भार कितना चलेगा, ये कहानी मेन होती है। चलिए तो अब देखिए, तो जब आप इस पे 2 पाई L इसको घुमाते हैं तो उस समय ध्यान से समझिएगा एक चीज को, क्या होता है इस पर जब एक राउंड लगाएंगे तो ये पूरी स्पिंडल ऐसे घूमेगी एक राउंड। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये एक राउंड घूमेगा इस पर लगा हुआ गियर, मतलब ये वाला, तो ये कितना राउंड घूमेगा कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है कि इस पर कितना दांत है और इस पर कितना दांत है। मान के चलिए कि इस पर 20 दांत है, ठीक है, 20 दांत है, दांत मतलब ये इसके जो कटे हुए हैं उसको दांत बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो जब इस पर एक राउंड हम इसको पूरा घुमाएं और ये 20 बार घूम गया, तो इसका ये 20 ही दांत पार करेगा ना भाई, एक दांता इसका इसके एक दांते को खींच रहा है। तो अगर इसको हम लोग घुमाते हैं तो अगर ये 20 दांत इसमें बने हुए हैं तो इसका 20, आप मान लीजिए कि इसमें 40 दांत, इसमें मान लीजिए 40 दांत है, इसमें 20 माना हमने दांत, एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें है 40। तो बताइए जब एक चक्कर जब ये मारेगा तो ये कितना चक्कर मारेगा, तो कहेंगे सर इसमें टोटल यदि 40 दांत हो और 20 ही दांत ये पार करा पाया हो, एक चक्कर में 20 दांत पार करा दिया, तो इसका मतलब ये 40 दांत पार कराता तब ना इसका एक चक्कर होता। लेकिन सर इसने आधा ही चक्कर मारा, क्यों, क्योंकि 20 ही दांत इसके क्रॉस हुए, इसमें 20 थे, ये अपना एक चक्कर मारा। जब ये घुमा और एक चक्कर मारा इसने, हैंडल घुमाने पे एक चक्कर ये घुमा, यहां लगाया ना भाई, इसको हम लोग यहां सामने देख रहे हैं, ड्राइंग पढ़े है ना वही वाला। तो जब आप इसको एक राउंड मारे और इस पर 20 दांते हैं, इसमें टोटल 40 है, इसके 20 क्रॉस कर गए, तो ये कितना चक्कर मारा, आधा चक्कर। तो कहां से आया आधा चक्कर, तो पिनियन पर दांतों की संख्या बटा गियर पर दांतों की संख्या, यही होता है इसके चक्करों की संख्या, यही आता है 0.5 यानी आधा चक्कर। यानी ये कितना चक्कर मारेगा वो कैसे पता चलेगा, पिनियन पर दांतों की संख्या बटे गियर पे दांतों की संख्या। 20-40 तो ये जरूरी नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बताया। अगर ये T1 माने और इसको T2 माने तो मैं बोलूंगा कि एक हैंडल मारने पर ये कितना चक्कर लगाएगा, तो T1/T2 चक्कर लगाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर दांतों की संख्या T1 है, इस पर T2 है, एक हैंडल घुमाने पर जो 20/40 की है उसको T1/T2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर दांते T1 और इस पर T2 है। सपोज इस पर 200 दांते होते और इस पर 20 होते, तब क्या होता, तब फिर ये 200 दांते इस पे है, इस पर 20 है, इसका एक चक्कर लगेगा तो केवल 20 दांत इसके कम होंगे, यानी ये इसको बहुत थोड़ा सा घुमा पाए, क्योंकि टोटल 200 दांत घुमाना है। इसका मतलब जब ये रोटेट करेगा तो केवल 20 दांते आगे बढ़ाएगा, तो ये कितना चक्कर लगाएगा उसमें, तो कहेंगे 20/200 यानी कितना आएगा, काट दिए
तो 1/10 ही चक्कर इसका लग पाएगा। यानी ये कितना चक्कर लगाएगा वो डिपेंड करता है इसमें कितना दांत है और इसमें कितना दांत है। समझ गए नहीं बात? तो उस समय अब ये जितना चक्कर लगाएगा, भाई अगर ये एक चक्कर लगाता और मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या यहां से ये रस्सी जिस ड्रम पे लपेटी गई है इसकी त्रिज्या को मैं अगर r मानूं, स्मॉल r, तो अगर ये एक चक्कर लगाता तो भार 2πr के बराबर उठता नहीं। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा देता तो भार इस पर लपेटा जाता एक बार रस्सी पूरा और ये 2πr के बराबर ऊपर उड़ जाता। क्यों? जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना रस्सी लपेटेगा? अपनी परिधि के बराबर 2πr के बराबर। लेकिन ये चक्कर एक लगाता तो भार 2πr उठता। अगर ये 2 चक्कर लगाता तो ये पूरा अगर 2 चक्कर लगा जाए तो कहेंगे 2 गुना 2πr। मैं कहूंगा ये कितना चक्कर लगा रहा है तो कहेंगे T1/T2 चक्कर लगा रहा है। तो जितना चक्कर एक चक्कर में 2πr, तो ये है भार द्वारा चली गई दूरी, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2πl है। हम एक बार हैंडल मारे तो प्रयास 2πl चला, उस स्थिति में भार जो चल रहा है वो T1/T2 इंटू 2πr चल रहा है। यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2πl डिवाइडेड बाई भार द्वारा चली गई दूरी क्या है? T1/T2 इंटू 2πr। अब यहां से 2π से 2π कैंसिल हो गया, T2 चला गया ऊपर, यानी 2 नीचे आ गया T1 और यहां क्या बचता है? ऊपर L और नीचे R। यानी ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका? विंच और क्रैब के वेलोसिटी रेशियो का, जो कि होता है T2/T1। यहाँ T2 गियर पे संख्या है दांतों की, T1 पिनियन पे संख्या है, L हत्थे की लंबाई है और R इस ड्रम की त्रिज्या है। तो ये बहुत सिंपल सा, मैं डेरिवेशन ही फिगर पे क्यों करता हूं? क्योंकि मैं नोट्स में तो दे ही रहा हूं। अब यही चीज देखिए T2/T1 इंटू L/R कैसे आता है? तो ये पूरा कहानी दूरी h पर ड्रम के साथ जुड़ा है जो मेल खाता है स्पिंडल सहित पिनियन तथा ड्रम साइड गियर 2 स्तंभों के बीच बेरिंग पर घूम सकते हैं। ड्रम पर एक रस्सी लपेटी रहती है जिसका एक सिरा ड्रम पर तथा दूसरा भार से बंधा होता है। हत्थे पर प्रयास द्वारा पिनियन घुमाने से गियर N भी घूमता है जिससे ड्रम पर रस्सी लिपटती या उतरती है। यानी हत्थे पर प्रयास लगाने से ड्रम पर रस्सी उतरती है। अब कह रहा है चित्र के अनुसार माना कि हत्थे की लंबाई L है तो एक चक्कर घूमने पर प्रयास P द्वारा चली गई दूरी 2πl हो गई। हत्थे के एक चक्कर में पिनियन M भी एक चक्कर लगाएगा। कह रहा हत्थे को एक चक्कर घुमाने में ये जो पिनियन M है, इस पिनियन को M बोला है और इस गियर को इसने N बोला है। कह रहा पिनियन M भी एक चक्कर लगाएगा। तो ठीक है, पिनियन M एक चक्कर लगाएगा तो कह रहा कि आता पिनियन M के एक चक्कर में गियर N के चक्करों की संख्या, यानी पिनियन M जब एक चक्कर लगाता है यहां से तो गियर N के, इसको N गियर बोला, देखिए इस गियर को इसने N बोला है और इस पिनियन को M के एक चक्कर में गियर कितना चक्कर लगाएगा तो उसी गियर पर पिनियन M पर दांतों की संख्या बटा गियर N पर दांतों की संख्या, ये ना मैं बोला था। अब यदि पिनियन पर दांतों की संख्या T1 और गियर पर दांतों की संख्या T2 हो तो गियर N के चक्कर कितने होंगे? T1/T2। यही मैं बोला था, समझाया भी था 20 और 40 एग्जांपल देखिए। ड्रम के चक्कर, अब भार W के उठने की दूरी होगी T1/T2, यानी एक चक्कर T1/T2 चक्कर, भाई कितने चक्कर लगाए? T1/T2। एक चक्कर में ड्रम पर लिपटी रस्सी की लंबाई यानी 2πr एक चक्कर में, तो T1/T2 चक्कर में कितना चलेगा? तो T1/T2 इंटू 2πr, ये हो गया भार के उठने की दूरी। अब वेगानुपात VR जो आया वो देखिए 2πl अपॉन T1/T2 इंटू 2πr, जो मैं वहां पे किया था 2πl अपॉन T1/T2 इंटू 2πr, काट के T2/T1 इंटू L/R। तो सिंपल है T2/T1 इंटू L/R, दिस इज वेलोसिटी रेशियो। और इन केस ऑफ 100% एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज भी यही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात को आपको पूरा? यानी सिंपल है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ के थोड़ा बोर ना हो रहे हो तो इसलिए मैं फोटो पे ही समझा दे रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं फोटो पे ही समझा दे रहा हूं कि क्या हो रहा है। डेरिवेशन का फार्मूला बहुत इजीली निकल करके आ जाएगा। बहुत सिंपल फार्मूला आपका सही आना चाहिए। बस इसमें जो जो चीजें जहां जहां मानी गई हैं वो मान के दिखा देंगे, फोटो बना देंगे, कहानी आपका हो जाएगा। ठीक,
तो ये बताइए, बताइएगा मुझे जरूर कि आप लोग को जो मैं फोटो पे दिखाते दिखाते डिराइव कर देता हूँ वो समझ में आता है कि वो लिखते लिखते ऐसे करता हूँ। लिखा हुआ चूंकि है, पूरा पूरा डेरिवेशन इसका लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये पूरा। उस चीज को जब ऐसे धीरे धीरे करेंगे ना तो लगेगा यार डेरिवेशन है, बड़ा दिक्कत होगा ये वो। और वहीं झटके से कर देने से आप दिमाग में रखिए कि बहुत आसानी से भी डेरिवेशन किया जा सकता है। फोटो देख करके ही डिराइव कर देंगे आप चीजों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम में लिख के करिएगा, एग्जाम में ऐसा मत कर दीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। एग्जाम में जो मैं दे रहा हूं नोट्स में ना, वो वाला काम करिएगा, वो जो फोटो पे लिख रहा हूं वो काम मत कर दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये था सिंगल परचेज। अब अगर डबल परचेज विंच और क्रैब के बारे में बात किया जाए तो इसका डायग्राम थोड़ा टिपिकल है, आपको सामने दिख रहा होगा। यहां पे हैंडल इसमें लगा हुआ है, यहां पे हैंडल लगा हुआ है, हैंडल घुमाएंगे। इसके साथ में एक यहां पर पिनियन लगी हुई है और पिनियन के साथ एक गियर जुड़ा हुआ है। फिर ये गियर इस ड्रम को घुमाता है, फिर इसके साथ में एक दूसरा यहाँ पर पिनियन लगा हुआ है, पिनियन के साथ एक और गियर जुड़ा हुआ है। अगर आप इन दोनों को देख रहे होंगे तो एक पिनियन एक गियर यहाँ पे है, एक पिनियन एक गियर यहाँ पे है। जैसे उसमें एक ही था, जैसे उसमें जो था वो एक ही आपको कॉलम में केवल एक पिनियन गियर का सेट दिख रहा था, यानी एक गियर उसके साथ एक पिनियन उसके साथ एक गियर। लेकिन यहाँ पर डबल वाली है, यानी डबल उसमें पिनियन और डबल ही गियर है, यानी यहाँ पर एक सेट है। अब कहेंगे सर अगर हम हैंडल यहां से घुमाते हैं, देखिए हैंडल पे यहां से ये हैंडल की लंबाई है। अब हैंडल को आप जब ऐसे घुमाएंगे पूरा तो ये वाला पिनियन घूमेगा ऊपर वाला और नीचे वाला गियर को घुमा देगा। तो नीचे वाला गियर जब घूमेगा ना तो उसके साथ में ये स्पिंडल भी घूमेगी, यानी जब ये घूमेगा हम हैंडल को यहां पर घुमाएं, उस हैंडल के साथ जुड़ा ये जुड़ा, जुड़ने के साथ इसके साथ ही इसी गियर ये कई एक्सिस पे है दोनों, इसी देखिए ये सिमिलर एक्सिस पे देखिए एक डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये एक डॉटेड लाइन दिख रही है, मतलब ये है पिनियन इसके साथ में, आइए ऊपर लगा हुआ गियर है। तो ये गियर आपका यहाँ पे लगा हुआ है जो सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़ा सा, लेकिन इसके साथ में एक पिनियन जुड़ी हुई है जो ये आगे है एक पीछे। तो पिनियन अब यहाँ सामने से यदि आप देखें तो पहले आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे पहले आपको ये गियर दिख रही होगी, यही गियर है यहाँ पे ये वाली। इसके गियर के यहां से देख रहे होंगे तो पहले गियर दिखेगा, गियर के पीछे यहाँ पिनियन दिख रही है, वो पिनियन यहाँ पे छोटी सी है। मतलब हम हैंडल मारे तो ये पिनियन घुमा, वो इस गियर को घुमाया, गियर की मदद से हैंडल घुमा और हैंडल के साथ ये पिनियन घुमा और इस पिनियन से जुड़ा हुआ गियर घुमा और उस गियर से जुड़ी हुई स्पिंडल पे ड्रम पे लपेटा के बाहर क्या होगा, यहाँ से उठने लगेगा। समझ में आया कि नहीं बात, समझ में आया या नहीं बताइए, पहले फोटो को ठीक से देख लीजिए। अब अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको तो समझ जाएंगे इसका भी उसी तरह फोटो पे ही डेरिवेशन कैसे। देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। हैंडल को मारे, हैंडल की लंबाई को फिर से L मान रहे हैं, तो P यानी प्रयास एक चक्कर जब हम लगाते हैं तो वही पुराना कहानी 2πL के बराबर प्रयास चलेगा, ठीक। अब प्रयास यदि हम हैंडल मारने पे 2πL चलाएं, अब देखते हैं कि कितना वो भार चलता है नीचे। तो सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं, ये स्पिंडल घूमी पूरी ऐसे, एक चक्कर इसको घुमाए तो एक चक्कर ये भी घुमा। अब ये पिनियन एक चक्कर घूमता है तो अपना एक चक्कर घुमाता है, इस पर दाते हैं T1। इस गियर यानी ये जो पिनियन है इस पर दाते हैं T1, इस पर दाते हैं T2 गियर पे, यानी इसके एक चक्कर पे ये गियर कितना घूमेगा, तो कहेंगे ये वाली गियर सर जो घूमेगी वो T1/T2 चक्कर घूमेगी। आज जितना ये गियर घूमेगा भाई उतना ही ये स्पिंडल घूमेगी, नहीं ये इसको घुमाएगा तो ये गियर का कुछ हिस्सा यानी कुछ चक्कर इस गियर का घूमेगा, पूरा एक चक्कर नहीं होगा, क्योंकि इसका एक चक्कर लगाने पे ये पूरा एक चक्कर तो नहीं घूमेगा। अब ये जितना भी घूमेगा लेकिन उतना ही स्पिंडल भी घूमेगी और उतना ही ये वाला पिनियन भी घूमेगा, क्योंकि ये पिनियन ये पूरा गियर और ये स्पिंडल तीनों एक ही एक्सिस पे हैं। इसने एक चक्कर पूरा घुमाया तो ये T1/T2 चक्कर घुमा, कैसे पिछले वाले में बताएं, ये T1/T2 चक्कर घुमा, यानी ये भी T1/T2 चक्कर घुमा ये वाला पिनियन भी। तो फिर ये कितना घूमेगा नीचे वाला गियर, तो मैं कहूंगा यदि ये एक चक्कर घुमा होता, यदि ये एक चक्कर घुमा होता तो ये कितना घूमता, तो कहेंगे इस पर दांतों की संख्या बटे इस पर दांतों की संख्या, यानी तब ये घुमा होता T3/T4, यानी इस पर दांतों की संख्या T3 इस पर T4
अगर ये एक चक्कर घुमा होता तो ये T3/T4, जैसे ये एक चक्कर घुमा तो ये घुमा T1/T2, उसी तरह यदि एक चक्कर घुमा होता तो ये T3/T4 के बराबर ये घूम गया होता उतना चक्कर। लेकिन ये एक चक्कर तो घुमा नहीं है, ये घुमा है T1/T2 चक्कर। अगर ये 2 चक्कर घुमा होता, 3 चक्कर घुमा होता, 4 चक्कर घुमा होता, तो इसी में गुणा 3 गुणा 4 करते जाते हम लोग। एक चक्कर में T3/T4 तो 2 चक्कर में 2T3/T4, 3 चक्कर में 3T3/T4। लेकिन ये कितना चक्कर घुमा शुरू में ही पता था हमको, T1/T2 चक्कर घुमा है, T1/T2 चक्कर घुमा है। यानी ये जो लास्ट वाला घूमा वो इसके वजह से, ये घूमा एक चक्कर, इसकी वजह से इसने T1/T2 चक्कर किया, तो जाहिर सी बात है ये भी T1/T2 चक्कर ही घूमेगा। लेकिन चूंकि एक चक्कर घुमा होता तो ये T3/T4 चक्कर घुमा होता, लेकिन ये एक चक्कर में घूम के T1/T2 चक्कर घुमा, इसलिए ये घूमेगा T3/T4 इंटू T1/T2, यानी एक चक्कर ना होके T1/T2 चक्कर में ये नीचे वाला T3/T4 चक्कर घुमा। नहीं समझे? आराम से वीडियो को रोक के दोबारा देखना। क्या जितना एक चक्कर में ये T3/T4 घूमता है तो 2 चक्कर में ये गुणा 2 घूमेगा। अगर हम इसको 3 चक्कर घुमा दें तो इसी का गुणा 3 घूमेगा। लेकिन हम इसको कितना चक्कर घुमाए हैं? T1/T2 चक्कर, इसलिए गुणा T1/T2 हमने कर दिया। सिंपल बात। अब जान लो कि ये अगर एक चक्कर ये घूम गया होता नीचे वाला गियर, तो भार कितना उठा होता? 2πr, क्योंकि ड्रम की त्रिज्या r है और एक चक्कर घूमने पे ये 2πr उठता है, तो ये असल में कितना चक्कर घुमा है सबसे लास्ट वाला? तो ये घुमा है कितना चक्कर? T3/T4 इंटू T1/T2, इतना चक्कर ये घुमा है। ये है चक्करों की संख्या, ये है एक चक्कर में उठने वाला भार, यानी इतना ये भार ऊपर उठेगा। एक चक्कर में भार इतना उठता, लेकिन इतने चक्कर में भार इतना उठा, यानी जब हैंडल को एक बार घुमाए तो भार हमारा इतना उठा, यानी कि लगाया गया प्रयास 2πl और भार मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2πl, अब भार द्वारा चली गई दूरी 2πr इंटू T3/T4 इंटू T1/T2। अगर यहां से 2π से 2π कैंसिल कर दें, T4 T2 को ऊपर भेज दें, तो बचता है यहां पे देखिएगा T4 इंटू T2, ऊपर गए, ऊपर L भी है और नीचे आ रहा है T3 इंटू T1। यही आ रहा है वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो। कैसे आया? प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी। तो हमारा फॉर्मूला आ रहा है T4 इंटू T1/T3 इंटू T1, T4 इंटू T2 अपॉन T3 इंटू T1 इंटू L, और नीचे एक ठो R भी बच रहा है। देखिए यहाँ पे ये R बचे, L और R बचेंगे ना, तो L/R। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो यही सारी चीजों को समझाया है। आप देखिएगा आराम से यहाँ पे क्या कि स्पिंडल पूरा ये बोल बोल के बोला गया है। स्पिंडल C1 पर पिनियन M1 लगा रहता है, जो C1 पर L लंबाई के हत्थे या त्रिज्या द्वारा पुली द्वारा घुमाया जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर माना है कि M1 पर दांतों की संख्या T1 है और T2 N1 पर दांतों की संख्या, L हत्थे की लंबाई, R ड्रम की त्रिज्या, P हत्थे का प्रयास, W रस्से पर भार, T3 M2 पर दांतों की संख्या, यानी नीचे वाला जो पिनियन था, T4 N2 पर दांतों की संख्या। अब बोला है कि T1/T2 M1 के चक्कर, यानी M1 को एक चक्कर लगाना है तो T1/T2, फिर ये T1/T2 यहां से आ गया। N1 मतलब जो नीचे वाला गियर है, पहला पिनियन, तो N1 नीचे, M1 ऊपर का पिनियन है, N1 नीचे का गियर है। फिर M2 जो है नीचे का पिनियन, उसके नीचे का लास्ट गियर N2 है। तो N1 के चक्कर T1/T2 होंगे। अब ये कह रहा है कि गियर N2 के चक्कर जो है वो T3/T4 है, अगुणा M2 के चक्कर यानी T3/T1 इंटू ये पूरा आ गया। जब आया तो अब ड्रम के एक चक्कर में ड्रम पर लिपटी रस्सी लंबाई 2πr W उठाएगी, तो इसी तरह T3/T4 इंटू T1/, और यहां से 2πl यहां सॉल्व किया गया, तो देखो यही T4/T2 ऊपर चला गया, T4/T2 अपॉन T3 इंटू T1, और यहाँ L/R आ गया, चूंकि ये L और R, मतलब जो मैं उधर ये लंबे में थोड़ा लिख लिख के किया गया है, उस चीज को मैं फोटो पे ही डायरेक्टली लाया हूं। T4 इंटू T2 अपॉन T3 इंटू T1, T4 इंटू T2 अपॉन T3 इंटू T1 इंटू L/R।
तो यही आया है T4 इंटू T2 अपॉन T3 इंटू T1 इंटू L/R, यही आपका वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया। क्लियर है कि नहीं बात? पूरी पूरी बात क्लियर है। तो ये विंच क्रैप भी खत्म होता है। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। ये न्यूमेरिकल्स यदि आप लगा लेते हैं, मशीन से जुड़े हुए हैं, जो मशीनें आप पढ़े हैं उन्हीं से जुड़े हुए कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप लगाएंगे तो कंसेप्ट और क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या आ सकते हैं। समझ में आ गई बात? बताइए। कहां गया भाई? हाँ, एक मिनट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक वेस्टर्न व्यासांतरी घिरनी, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली के ऊपरी ब्लॉक में बड़ी घिरनी का व्यास छोटी घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। यदि यांत्रिक दक्षता 55% हो तो उस आयास को ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इतना लोड उठाया जा सके, और यहां से हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली क्या होती है बताइए? यानी उसमें दो पुलियां होती हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली में। एक पुली पर रस्सी ऐसे खींचा जाता है तो नीचे वाली पुली उठती, नहीं आदत तो देख लीजिए झटके से वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली क्या होती है। चलिए आपके सामने है, ये आपका वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली है, याद है ये वाली पुली? तो इस पर हमने देखा था कि जब लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव किया था। सीधे आपको कुछ मतलब नहीं रखना, आपको ये याद होना चाहिए कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या है। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आपके यहां सामने है, 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। अब ये कौन क्या है? तो ऊपरी पुली जो है इसको, इसका व्यास d1 है और इसके साथ में जो जुड़ी हुई पुली है इसका व्यास d2 है। बात समझ आ रही है? यानी दो पुलियां हैं, एक D1 है और दूसरा D2 है। इसी पे कहानी है पूरी। अब वो देखिएगा पूरा क्या होता है, क्या कहता है। तो 2d1 अपॉन d1 माइनस d2 दैट इज मोर। देखिए VR मालूम है तो सारी कहानी क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है फार्मूला। तो पहले हमको बोला गया इसमें कि भाई दो है, बड़ी घिरनी का व्यास छोटी घिरनी के व्यास का 8/7 गुना है। यानी जो बड़ी घिरनी है D1, मान लेते हैं बड़ी घिरनी D1 है, उसका व्यास जो है ना वो छोटी घिरनी का 8/7 गुना है। छोटी घिरनी का 8/7 गुना है, यानी D1 बराबर D2 का 8/7 कर दिया हमने, ठीक है। ये D1 का वैल्यू है और D2 तो अपना D2 है ही है। बड़ी छोटी घिरनी D2 है और बड़ी घिरनी D1 है, और D1 की जगह हम 8/7 D2 रख सकते हैं। यदि यांत्रिक दक्षता यानी ईटा की वैल्यू दिया है 55% हम लोगों को दिया हुआ है, तो उस आयास को ज्ञात करिए कि P कितना होगा जिससे ये लोड उठाया जा सके। तो पहले हम लोग ये काम कर ले यहां पे सिंपली कि वेगानुपात निकालें। यानी वेलोसिटी रेशियो यदि आपको मालूम है, वेलोसिटी रेशियो तो हम लोग जानते हैं होता है 2d1 अपॉन d1 माइनस d2, यही ना। यानी यहां से अगर सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, 2 इंटू 8/7 d2 अपॉन 8/7 d2 माइनस d2, यही ना आ गया। देखिए 2d1 अपॉन d1 माइनस d2। अब यहां से देखिए 8/7 d2 माइनस d2 है, यहाँ पे d2 कॉमन कर देना हम इसमें से, यहाँ पे d2 कॉमन कर देना। कॉमन करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं दिख रहा है। सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं कट जाएगा, हो जाएगा, निकल तो जाएगा। D2 को अगर कॉमन करेंगे तो हम लोग का 8/7 कट जाएगा, तो लेकिन बचेगा क्या यहाँ पे, देख लीजिएगा। D2 ऊपर से निकाल के दोनों में से कॉमन करते हैं D2 यहां से भी, तो नीचे D2 हो जाके कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणा 8, नीचे क्या बच रहा है, ये इसी 8/7, और नीचे बच रहा है हम लोग का 8/7 माइनस 1, यही ना बच रहा है। D2 खत्म हो गया। यानी यहां से हम लोग का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर के सामने पगला जाएगा, ठीक है। वहां पे मतलब ऐसा नहीं जरूरी है। एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ है? चलिए कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो जो आया होल डिवाइडेड बाई हमने कर दिया, सोलह आ रहा है, ठीक है।
इसका वैल्यू कितना आ रहा है टोटल सॉल्व करने पे 16। ये वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 16 आ गई है। अब एक बात बताइए, दक्षता दे दिया है 55%। अब आप जानते हैं कि ईटा बराबर होता है W/P इंटू VR। ये आपको मालूम है कि नहीं फार्मूला? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही है। अब इसका वैल्यू हम लोगों को दिया है 55%, यानी 0.55 बराबर कितना लोड उठाना है हम लोगों को? तो 4250 न्यूटन का लोड उठाना है। 4250 अपॉन प्रयास कितना लगाना है वही पूछा है। VR का वैल्यू 16 है। अब बताइए P को इधर बेचेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? P बराबर इधर हो गया 4250 अपॉन 0.55 इंटू 16, यानी इसको इधर बेच के P इधर भेज दें। सॉल्व कर लीजिए, कितना प्रयास लगाना पड़ेगा? 4250 डिवाइडेड बाई 0.55 इंटू 16, वैल्यू आई है 482.95, यानी लगभग 483, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया है आंसर 482.95 न्यूटन लगाना पड़ेगा प्रयास। यही हमारा पहला क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड था? वेस्टर्न डिफरेंशियल आपका पुली से। अगला, यदि 30 न्यूटन का प्रयास 300 न्यूटन के भार को साध लेता है यानी उठा लेता है, तो धुरे यानी एक्सल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी सोल्यूशन हम लोगों से बोला है, सोल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, पहिया और धुरा, वो सेट था एक पहिया और धुरा यानी व्हील एंड एक्सल, उसमें बोल रहा है 30 न्यूटन का प्रयास, P बराबर 30 न्यूटन, कितना भार उठा लिया? 300 न्यूटन। और बोला है कि अब देखिए यहां पे आप किसको क्या माने थे, पहिया और धुरा। आप देख लीजिए एक बार, रिकॉल याद करिए आप कि पहिया और धुरे में क्या था हम लोग का। देखिए व्हील एंड एक्सल है यहां पे, यही वाला था कि इसका व्यास आपका पहिए का पूछा है और इसका धुरे का व्यास D दिया हुआ है या जो दिया हुआ है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है VR का या मैकेनिकल एडवांटेज का, वो R/R सीधे दिया गया है, यानी पहिए का R है और इसका धुरे का स्मॉल r है, तो R/R ही इसका फॉर्मूला आया था, हम लोगों ने डिराइव किया था। तो ये फॉर्मूले या तो याद रखिए या तो तुरंत आपको डिराइव करना आना चाहिए। यानी न्यूमेरिकल देखो जनरली मशीन से बहुत कम आते हैं, अगर आ गया तो लगाने के लिए तैयार रहिए भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो R/R, तो R/R करना किसको नहीं आ रहा है बताइए? R/R करना है यदि हम लोगों को, चलिए तो यहां पर दिया है कि धुरे की त्रिज्या, यानी धुरे का बोल दिया है 5 सेंटीमीटर, तो फिर बोला है कि पहिए का बताइए, यानी पहिए का जो कैपिटल R है वो बताइए कितना होगा। तो बहुत सिंपल नहीं है आपका, क्या वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो कितना होगा आपका? तो वेलोसिटी रेशियो होता है R/R, यानी वेलोसिटी रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, दोनों नहीं पता है तो ये दिक्कत तो करेगा थोड़ा सा। W/P अपॉन R/R, एफिशिएंसी 100% माना जाए, एफिशिएंसी इसकी 100% माना जाए। इसमें देखिए पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी को 100% माने बिना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए VR हम नहीं निकाल पाएंगे R/R से, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चीजें हमको पता है। तो हम पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास, यानी W/P करेंगे। W कितना है? 300 और बटा 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ये 10 जो मैकेनिकल एडवांटेज आया। तो अब यदि हम लोग VR बिना निकाले काम होना नहीं है भाई, बात साफ सुथरी है, क्योंकि फार्मूले में VR आता है। अब VR यदि निकालना है आपको तो आपको एफिशिएंसी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इनकेस क्या है, ईटा को जब ना दिया रहे आप 100% ही इसको मानिए, ठीक है ना, ऐसा ही मानिए। अब हम कह सकते हैं ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन VR, इसलिए अब मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं क्या, 10/VR बराबर ये ईटा कितना लिए हैं 1, यानी ये वही 1 है ना, है ये 1 है, ईटा बराबर 1 ले लिया हमने, तो ये 10/VR बराबर भी 1, यानी VR बराबर भी क्या हो जाएगा, VR बराबर भी क्या हो जाएगा 10। अब ये आ चुका है, अब कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि VR, बट चूंकि VR ये भी तो बोल रहा है क्या कि 5, यानी कैपिटल R बटे स्मॉल r। अब कैपिटल R नहीं पता है, स्मॉल r 5 है, अब VR की वैल्यू 10 है, यानी 10 बराबर R/5
तो यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 5 50 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यदि नहीं दिया रहेगा दक्षता तो हमको 1 मानना पड़ेगा। वैसे दे देते हैं सब तो कह देते तो वही चीज तो आसान हो जाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करा कि एक पहिए एवं धुरी में पहिए का व्यास, वही व्हील एंड एक्सल है आपका, पहिए का व्यास बोला है कि 20 है और धुरी का 8 है। तो वी आर तो निकल गया तुरंत यहाँ पे, वी आर बराबर बोला तो पहिए का 20 और धुरी का 8 यानी 2.5 हो गया। यदि मशीन की दक्षता 70% हो, दक्षता 70% यानी 0.7 हो, तो 1400 न्यूटन के भार उठाने के लिए कितने आयास की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है 0.7 यानी लिख देते हैं भाई फार्मूला, यानी ईटा बराबर WIP इंटू वी आर, यानी यहां से ये 0.7 बराबर W का वैल्यू कितना है 1400 न्यूटन का लोड उठाना है बटा प्रयास P, यहाँ पे कितना लगेगा, वी आर का वैल्यू आ चुका है 2.5। यहां से आंसर निकाल लीजिए कितना आ रहा है, P को इधर भेज दिया, P बराबर 1400 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 2.5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, 1400 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 2.5, वैल्यू आई 800, यानी आंसर भी हम लोग का दिया है 800। तो 800 न्यूटन का प्रयास आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बात, बताइए। अगला क्या कर रहा है, एक व्यासांतरी चक्र यानी व्यासांतरी पहिया और धुरा है में पहिए का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा धुरों के व्यास, दो धुरे होते हैं व्यासांतरी वाले में, दो धुरे होते हैं, एक के साथ दूसरा लगा रहता है, एक पर चढ़ता है दूसरे पर उतरता है। तो धुरों के व्यास 6 तथा 4 सेंटीमीटर है। मशीन की दक्षता दिया है 200 दक्षता है, तो 2.7 किलोन्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास बताना है और भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाने में मशीन कितने चक्कर काटेगी ये भी बताना है। बहुत शानदार, ये नीचे अगर एक लाइन नहीं होती तो मैं सवाल लगाता ही नहीं। ठीक है ना। तो अब यहां पर कह रहा है एक व्यासांतरी चक्र तथा धुरे में पहिए का व्यास। अब देखिए पहिया जो है बड़ा होता है, उसमें एक धुरा दूसरा धुरा दो होते हैं, तो आप उसका फार्मूला होता है 2d1 अपॉन d1 माइनस d2, ना हो तो दिखाएं आप 2d अपॉन d1 माइनस d2। तो आप थोड़ा देखिएगा ये इसका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल वाले में, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल ये है ना, यही व्यासांतरी पहिया और धुरा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। इसका देखिए आता है जो वी आर का फॉर्मूला वो आता है 2d अपॉन d1 माइनस d2, यही वी आर का फॉर्मूला होता है। जहां d क्या है तो d पहिए का व्यास है, d1 इसका व्यास है जो धुरा ए है और d2 इसका व्यास है। समझ गए बात को, क्यों लिखा गया है सब यहाँ पे, कौन कितना है। यहाँ पे डाया ऑफ एक्सल बी यानी बड़ा वाला जो डाया है वो छोटा वाला डाया जो है या जो भी होगा वो d1 है, और डाया ऑफ एक्सल सी जो है, यहां पर एक दिक्कत है, धुरा ए धुरा बी लिखा है फोटो में, ये धुरा बी और धुरा सी कर लीजिएगा। ठीक है ना, धुरा बी और सी करेगा तो धुरे बी का d1 है डाया और यहां पे इसका d2 है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इसको, व्यासांतरी वाले में वो ठीक कर लीजिएगा। तो इस फार्मूले में हम लोग ये पूरा देख लें कि d1 जो आया हम लोग का वेलोसिटी रेशियो वो 2d अपॉन d1 माइनस d2 आया, ये याद रखिएगा बस। अब देखिएगा वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला डिराइव किए हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है बंदे। यानी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करें कि देखिए पहिए का 12 दिया तथा धुरों का 6 और 4 दिया है, यानी यहाँ पे जो d बराबर है यानी पहिए का वो 12 है, d1 बराबर है 6 और d2 बराबर है 4। यहां से वेलोसिटी रेशियो इसका जो आएगा वो आएगा 2d अपॉन d1 माइनस d2, यानी 2 गुणा 12 अब बटा 6 माइनस 4। यहां से आ रहा है वेलोसिटी रेशियो इसका बड़ी आसानी से कितना 24 बटा 2 यानी 12 आ रहा है इसका वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा है 12। अब करा मशीन की दक्षता 75% यानी ईटा बराबर दे दिया 75% बराबर 0.75, कितना लोड उठाना है 2.7 किलोन्यूटन का, तो कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। इसलिए 0.75 बराबर हमने W बाई पी कितना 2.7 किलो न्यूटन, W बाई पी कितना लगाना पड़ेगा, वी आर आपका आ गया है 12, यानी यहां से P बराबर जो आएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 0.75 इंटू 12, ये किलो न्यूटन में है, ये ध्यान रखना। और आंसर हम लोग को न्यूटन में दिया हुआ है, चाहे तो तुम इसको न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से गुणा भी कर सकते हो, तो ये न्यूटन में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर डायरेक्ट न्यूटन में आ जाएगा, चाहे तो बाद में 1000 से गुणा कर लो।
तो 2.7 इंटू 1000 हमने कर दिया और डिवाइडेड बाई हमने किया है 0.75 इंटू 12, यानी वैल्यू आई 300। बिल्कुल सही सही, हम लोग का वैल्यू आ गया 300 न्यूटन। इसको देख लीजिए। आगे बोला है कि भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है तो मशीन कितने चक्कर लगाएगी। यानी व्यासांतरी पहिया दूरा था, पहिए घुमाने पर ये घूम रहा था, तो आप भार को 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है। कहानी यहां पे ये है कि अगर भार एक चक्कर हम ऐसे मशीन को घुमा रहे हैं तो पहले देखें कि कितना भार उठ रहा है एक चक्कर में। आग उठाना है 220, तो देखेंगे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यानी यहां पर हम लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक चक्कर में प्रयास कितना दूरी चल रहा है। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट इन अ साइकिल। यानी एक साइकिल में एफर्ट कितना चल रहा है। एफर्ट मतलब जो पहिया बड़ा घूमता है ना, उसी को कहते हैं कि एक पहिया पूरा कितना घूमा। तो वो घूमता है पाई डी के बराबर। यानी पाई और उस देखो कहेंगे पहिया कौन सा, तो वो देखे थे ना फोटो तुम लोग व्यासांतरी वाला, दिखा देना भाई, नहीं याद है तो याद दिला देना। व्यासांतरी पहिया दूरा जो है उसमें देख रहे हो ये पहिया दूरा, और व्यासांतरी वाले में देखना क्या है, ये रहा। तो देखो ये जब प्रयास तुम यहां पर लगाए हो ये, तो ये एक चक्कर घूमेगा पूरा, ऐसे एक राउंड लगाएगा तो एक चक्कर में ये कितना पूरा अपनी कितनी दूरी तय कर रहा है। यानी पहिए द्वारा चली गई दूरी यदि हमको पता चल जाए, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अब बटा भार द्वारा चली गई दूरी, वही तो वेगानुपात होता है, तो वहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी एक चक्कर में हम पता कर लेना है। अब हमको ये पता है कि वेगानुपात कितना है, तो भार द्वारा चली गई दूरी पता चल जाएगा। अब भार द्वारा चली गई दूरी अगर एक चक्कर में पता हो तो 20 चक्कर में 220 सेंटीमीटर उठाने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा वो भी पता चल जाएगा। यानी पहले प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो ये पूरा एक राउंड कितना, यानी पाई डी। तो पाई डी के बराबर, अब पाई इंटू डी का मतलब कितना इसका दिया था, पहिए का डाया 12 सेंटीमीटर, यानी 12 पाई के बराबर प्रयास चल रहा है। अब जानते हैं हम लोग, चूंकि वेलोसिटी रेशियो बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानी पाई इंटू 12 बराबर भार द्वारा चली गई दूरी, मतलब इसको मान लेते हैं हम लोग x बटा वाई लिखते थे ना हम लोग। मैंने कई बार कहा कहीं कहीं y बाई एक्स लिखा रहेगा तो परेशान मत होइएगा। x मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ये भार द्वारा चली गई दूरी VR, ये बेसिक फार्मूला है। VR के कई फार्मूले, एक बेसिक फार्मूला। अब x बराबर हमको प्रयास द्वारा चली गई दूरी वो 12 पाई पता चल चुका है, भार द्वारा चली गई दूरी नहीं पता है, पता चला है क्योंकि वेलोसिटी रेशियो पता है, वेलोसिटी रेशियो आ चुका है जो कितना था 12, यानी 12। अब यहां से लिखे हम लोग क्या कि y बराबर यानी भार द्वारा चली गई दूरी तो आएगा 12 पाई अपॉन VR और 12 पाई बटा यहां पे 12 कर देंगे तो आ जाएगा पाई क्या। अब ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आया है सर, तो पाई सेंटीमीटर उठेगा कब, भार पाई सेंटीमीटर उठता है एक चक्कर लगने पर। एक चक्कर लगने पर क्या, मशीन के एक चक्कर लगने पे भार पाई सेंटीमीटर उठता है। कितना सेंटीमीटर उठाना है, एक चक्कर में इतना है, तो हमको 220 सेंटीमीटर उठाना। इसलिए फॉर 220 सेंटीमीटर राइज, यानी इसको 220 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो कहेंगे 220 बटा पाई क्या चक्कर यानी साइकिल, यही आंसर होगा। लेकिन आंसर हम लोग किस में दिया है 70, तो 220 बटा पाई का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, बिल्कुल 70.028 आ रहा है। तो ये आ गया आपका 70 साइकिल, 70 चक्कर। चूंकि एक चक्कर में पाई उठ रहा था तो हम देखते हैं कि 220 आप पाई से डिवाइड किए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो बता 70 बार अगर मशीन को घुमाया जाए तो भार 220 सेंटीमीटर उठ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सब कुछ क्लियर है।
बताइए भाई, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यासांतरी पहिया तथा धुरे में धुरों का व्यास 20, 12 है और पहिए का 40 है। यानी फिर से इसका बीआर में डायरेक्टली थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप बढ़िया से लिखिएगा। यानी धुरों का व्यास 20, 12 और पहिए का दिया है 40, यानी 40 2 गुणा 40 2D होता है ना, 2D अपॉन D1 माइनस D2, यानी यहां से 2 गुणा 40 अपॉन 20 माइनस 12 कितना आ जाए बताइए? 80/8, यानी 10 आ गया। ये 80 हो रहा है या 10 आ गया वीआर का वैल्यू, वीआर का वैल्यू 10 आ गया। वेग अनुपात ज्ञात करें, आ गया भैया। अगर 120 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1000 न्यूटन का बोझ उठाया जा सकता है तो दक्षता ज्ञात करें। तो पहले दक्षता ज्ञात करना है कि कितना होगा, जबकि 120 न्यूटन के प्रयास, हम जानते हैं कि इसकी दक्षता ईटा बराबर क्या होगी, तो 120 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1000 न्यूटन, W/P इंटू वीआर से आसानी से आ जाएगा। W का वैल्यू कितना है, 1000 न्यूटन उठाना है, कितना प्रयास 120, वीआर का वैल्यू कितना है 10, दक्षता कितनी आ गई 1000/1200, 1000/1200। आइए इसको पॉइंट में आएगा, फिर गुणा 100 कर दीजिएगा, यानी 83.33, 83.33 आएगा, 0.83, लेकिन आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आएगा। तो 83.33 है और वेगानुपात 10, दोनों सॉल्व हो गए। फिर व्यासांतरी पहिया धुरे में बोला है, लगा लीजिएगा, व्यासांतरी वाला आप लगा लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना। सिंगल परचिज क्रैब में पिनियन तथा गियर पर दांतों की संख्या क्रमशः 20 और, यानी T1 दिया है 20, अभी पढ़े थे विनियन में, पिनियन का और गियर का, यानी 20 दिया है, और T2 को बोला है, यानी गियर पे जो दांतों की संख्या है वो 100 है, ठीक है ना। हत्थे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तथा धुरे का व्यास 15 सेंटीमीटर है। धुरे का व्यास, धुरा मतलब जो नीचे ड्रम रहता है आर, वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यदि 60 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1400 न्यूटन का भार उठाया जाए तो मशीन की दक्षता, पहले तो इसका वेलोसिटी रेशियो चाहिए ही चाहिए। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, T2/T1 इंटू L/R, यानी T2 का वैल्यू कितना है 100/20 इंटू L का वैल्यू हत्थे की लंबाई 45/R मतलब 15। सॉल्व करिए, ये हुआ 5 और ये हुआ 3, 5 3 15, वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 15 आ गया। यानी यहां से कह रहा है कि यदि 60 न्यूटन के प्रयास द्वारा 1400 न्यूटन का भार, दक्षता, अब दक्षता बराबर चूंकि हम जानते हैं क्या होता है वही W/P इंटू वीआर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कितना भार उठाया गया है 1400, कितने प्रयास द्वारा 60, वीआर कितना है 15। सॉल्व कर दीजिए, दक्षता आ जाएगी, सॉल्व कर दीजिए, दक्षता आ जाएगी। पहला दक्षता पूछा है तो मशीन की दक्षता और घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास बता रहा हूं, कितना प्रयास नष्ट होगा, रुकिए, 1400 और डिवाइडेड बाई है आपका 15 छक्का 90, 900, नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, वेलोसिटी रेशियो सब तो सही है, 60 न्यूटन ऊपर 1400 है, 15 छक्का 90, 900, दक्षता 100% से ज्यादा कैसे आ जा रही है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 1400 न्यूटन का भार उठाया जा रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये दक्षता कैसे, अच्छा ये धुरे का व्यास 15 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 15/2 7.5 सेंटीमीटर होगी भाई, तो यहाँ पे गड़बड़ी है। पहले तो मैं ये भी एक चीज गलत लिखा हूं, L/R है और R की वैल्यू यहाँ पे 7.5 है, ठीक है ना। तो ये नीचे बस कुछ होगा नहीं, ये 6 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, यही गड़बड़ होगा थोड़ा। ये कितना आ रहा है 30, अब सही है, दक्षता 100, अच्छा तो यहाँ 1800 हो जाएगा, 1400/1800, दक्षता आ गई 0.7777, 0.777, यानी आपका आ गया 77.7%, ये आ गई इफिशियंसी। तो कह रहा है कि घर्षण में कितना प्रयास नष्ट हुआ वो भी बताइए, कैसे पता चलेगा। तो घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास यदि आपको जानना है तो एक फार्मूला हम लोग याद करिए, बताए थे कि जितना आप लगा रहे हैं प्रयास
मतलब जितना प्रयास आपने लगाया और उसका एक्चुअल, उसको आइडियल मान के हम लोगों ने किया था, याद है एक फार्मूला कि जो आपका P मतलब जो आपका आइडियल वाला था कि आइडियल कितना लोड लगना चाहिए उस पर, लॉस कितना होना चाहिए फ्रिक्शन का, फ्रिक्शनल लॉस PF बराबर कितना होता है, तो वो होता है आइडियल P माइनस W/BR। W/BR ये फार्मूला आप लोगों से जब मैं एक न्यूमेरिकल इसके पहले लगवा रहा था फ्रिक्शन वो वाला, तब तो देखिएगा उसमें बताया कि अरे वो होता ना यार कि जो आप लगाए हैं जो प्रयास, उसमें से फ्रिक्शनल लॉस जो हुआ उसको माइनस करके फ्रिक्शनल लॉस ये आया था। फ्रिक्शनल लॉस का फॉर्मूला ये, माइनस करेंगे W/VR तो आपका आ जाएगा। तो फ्रिक्शनल लॉस में P आपका 60 है, माइनस किया आप W का मतलब कितना आया 1400, अपॉन कितना आ रहा है VR 30। इसको सॉल्व करिएगा, फ्रिक्शनल लॉस कितना हुआ है वो पता चल जाएगा। फ्रिक्शनल लॉस आपका कितना हुआ है ये पता चल जाएगा। वैसे एक और तरीका है फ्रिक्शनल लॉस निकालने का इसमें, रुकिए जैसे इसको और आसानी से आप यहां से कर सकते हैं। एक और तरीका, जैसे 60 का आपने प्रयास लगाया, लगाया तो आपने 60 का था, उठा 1400 ही, उठता और ज्यादा, उसको आइडियली वो कुछ ज्यादा उठा सकता था अगर 100% एफिशिएंसी होती तो, लेकिन एफिशिएंसी कुछ कम है। कितनी है, तो एफिशिएंसी हम लोग क्या है 77.77%, यानी कितना लॉस हुआ है इसमें से, तो कहेंगे 22.3%। यानी फ्रिक्शनल लॉस जो है, अगर कोई दक्षता 77 है तो बाकी कहां गया, लॉस हुआ कितना, तो 100 में से इसको माइनस करिए तो 22.3 आएगा परसेंट लॉस है यहां पे। तो कितने का, 60 का ही ना, 60 जो आप लगाए हैं उसी का ना इतना परसेंट लॉस हुआ है, तो 60 गुणा आप डायरेक्टली 22.3% करेंगे, यानी बटा 100 करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। करिए कितना आ रहा है, 60 गुणा 22.3 डिवाइडेड बाई 100 आ गया आपका 13.38 आया है। यानी आपका आंसर देखिए 13.3 है और 77.78 है, तो थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो चलिए लगभग तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको मशीन में करा दिए जितने आ सकते थे, कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। यहीं से हम पूरा टॉपिक खत्म करते हैं। अब कुछ अगर एमसीक्यूज वगैरह के पार्ट जुड़ते हैं या उनको करवाना होता है तो वो अलग से करा दिए जाएंगे लगभग, लेकिन जितने इतना जितना बताया हूं अगर उतना याद रखेंगे तो एमसीक्यू एक भी आपका एग्जाम में बचेगा नहीं, ठीक है ना, अलग से सेशन ले लिया जाएगा। बाकी यहीं पर आपका पूरा मशीन टॉपिक खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत।